दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स के क्षेत्र के ऐसे दो फिजिसिस्ट का नाम बताओ, ऐसे दो साइंटिस्ट का नाम बताओ जिनको एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट्स देने के लिए नोबेल प्राइज मिला और उन दोनों का जो रिलेशन है आपस में पिता और पुत्र का है। क्या आपको पता है? नहीं पता? पता है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, और नहीं पता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फिजिक्स के क्षेत्र के ऐसे दो फिजिसिस्ट जिनका आपस में रिलेशन पिता और पुत्र का था, उनको दोनों को नोबेल प्राइज मिला, वो भी एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट देने के लिए। है ना मजेदार चीज? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस डीएनएस चैनल। आपने पीछे देखा होगा क्या लिखा है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीयूसीटी के अंदर बीएससी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेशली फिजिक्स का जो क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में पूरी गहराई से समझाएं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जब अगले क्लास में आएंगे तो आपसे एक मजेदार सवाल पूछेंगे, है ना मजेदार सवाल। मैं उस सवाल का जवाब जरूर बताऊंगा उसके लिए, लेकिन आपको पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, कहीं पे स्किप नहीं करना पड़ेगा। क्या पता मैं कहां बताऊं इसका आंसर। बहुत मजेदार थी बच्चों, जब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा क्या थी इसके पीछे की स्टोरी और दोनों को नोबेल प्राइज कब मिला, बड़ा फैसिनेटेड लगेगा। तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपना सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके मैं जो क्वेश्चंस पूछा हूं उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरा जो फिजिक्स है बच्चों, फिजिक्स जैसा कि ये मेरा बल्ब की चैप्टर है, इसके अंदर सब पार्ट हैं, सब चैप्टर्स हैं, लेकिन जो मेरा मेन चैप्टर है पहला क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भली बात सब लोग जानते होंगे। मैकेनिक्स क्या है? वही जिसमें हमारा क्या आता है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, परसेंटेज एरर आता है, रिलेटिव एरर की बात करते हैं, तमाम प्रकार की एरर्स की बात करते हैं। हमारा उसमें मोशन इन प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन। मैं हिंदी भी बताऊंगा, अगर हिंदी के बच्चे होंगे तो डोंट वरी, मैं हिंदी भी बताऊंगा। वृत्तीय गति की बात हो गई, द्रव्यमान केंद्र की बात हो गई, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति की बात हो गई, परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि की बात हुई, यूनिट आयाम की बात हो गई, ठीक है, इकाई की बात हो गई। हम सब हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश में नो डाउट। किसी को चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों बाय लैंग्वेज पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी बताएंगे, डोंट वरी। हमारा क्या था, मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स में बताया ये सब चैप्टर्स मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले मेन चैप्टर्स क्या है, फिजिक्स को किन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले उसके बारे में जानते हैं। पहला क्या है, मैकेनिक्स। बताएंगे इसके अंदर क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी जो मैकेनिक्स की बात आती है उसको यांत्रिकी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स की बात आती है तो उसको यांत्रिकी बोलते हैं। अब वही अगर मैकेनिक्स हम फ्लूइड में लगा दें, वही मैकेनिक्स किसी पानी के बहाव में लगा दें, ठीक है, पानी के ऊपर जो तनाव बनता है उसके ऊपर लगा दें, सारा मैकेनिक्स हम किसी फ्लूइड उसके ऊपर लगा दें, पानी के ऊपर लगा दें, फिर किसी लिक्विड चीज के ऊपर लगा दें, या फिर किसी बहती हुई चीज के ऊपर लगाएं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वो आता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। अगला जो हमारा था वो वेव मैकेनिक्स आता है। अगर वही मैकेनिक्स हम किसी वेव के साथ लगा दें, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे कोई वेव हो, किसी भी वेव के साथ अगर हम क्या कर दें, मैकेनिक्स लगा दें, तो हमारा वो जो पोर्शन फिजिक्स का बनकर तैयार होता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या, वेव मैकेनिक्स। मजेदार है ये। अगला जो आता है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम चलेंगे कहां, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जहां आवेश स्थित होंगे, आवेश स्थिर होंगे, हम उनके बीच का फोर्स फाइंड आउट करेंगे। वहां हमारे कूलम्ब्स लॉ लगेगा, हमारा तमाम प्रकार का पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हम सब डिटेल में वहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारा कैपेसिटर वाला भी पार्ट आएगा, मैं सब बताऊंगा डिटेल। अभी पहले बल्कि क्या है मैं उसको डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, वेव मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट है। अगला आता है बच्चों, हम लोग चलेंगे कहा, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी विद्युत की दुनिया में। इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत की दुनिया में, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, जहां धारा आने लगी, जहां एम्पियर्स लॉ लगने लगा, जहां बायो-सेवर्ट का लॉ लगने लगा, वो आएंगे, वो पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स का। उसे बहुत खूबसूरत नाम दिया गया, उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब शहर, किसका शहर, इलेक्ट्रिक शहर, पूरा इलेक्ट्रॉन का जो शहर हो
यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में बहुत खेला होगा, ऐसे चुंबक को पास लाए, ठीक है, आकर्षित करते हैं, कभी उलट के लाए तो प्रतिकर्षित करते हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या वजह है, सब हम आराम से पढ़ेंगे। सब फिनोमेना को विजुअलाइज करते हुए पढ़ेंगे, चीजों को आसान बनाते हुए पढ़ेंगे। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि ये सब जो इंटायर सिलेबस है फिजिक्स का, ये सब पूरा फिजिक्स का सिलेबस है और इसके अंदर बीएचयू, सीयू, सीटी में या फिर डीयू, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनका एक सिंपल पैटर्न रहता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चों फिजिक्स के जो हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसी सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, कौन बहुत ज्यादा जरूरी है और किसको पढ़ के हम केवल काम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है इसी में हमारा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, मोशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या अंतर है, डिस्कशन करेंगे जब हम आएंगे इस चैप्टर पे, बकायदा आपको पढ़ाएंगे। अगला क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ा ही होगा, प्रकाश जो देख रहे हो पूरा एक ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स मतलब किरण वाली प्रकाश, जो किरणें आती है, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, प्रकीर्णन, ये सब किसमें पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में। प्लस एक फिनोमेना और जुड़ती है बच्चों, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस पूछा था उसका हिंट मैं दे देता हूं कि ये जो वेव फिनोमेना है ना, वेव जो कैरेक्टर है वो उसी डिस्कवरी में आएगा। उसी की डिस्कवरी के लिए दोनों में से किन्हीं एक को दिया गया था नोबेल प्राइज। अब दिमाग पे क्लिक करिए, तब तक हम क्या करते हैं, अदर सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। अगला क्या है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर यानी पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन, ट्रांजिस्टर, जितने भी हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में हम डिफरेंट पढ़ेंगे। वाया एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ऊर्जा अंतराल के थ्रू हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे ऊर्जा अंतराल के वाया कितना एनर्जी बैंड, फॉरबिडेन एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, सब पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम डिवाइसेस में, यानी कि लॉजिक गेट आएंगे, ट्रांजिस्टर आएंगे, ठीक है, ऑसिलेटर आएंगे, सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है। एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे, डिजिटल सर्किट भी पढ़ेंगे। एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे यानी कंटीन्यूअस सिग्नल पढ़ेंगे और डिस्क्रीट सिग्नल भी पढ़ेंगे, यानी एनालॉग पढ़ेंगे और डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नल यानी कि लॉजिक गेट हो गया, एनालॉग सिग्नल यानी कि ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, ये सब हमारा एनालॉग सिग्नल में आएंगे। डीसी, एसी जानेंगे इसी चैप्टर में। अच्छा, कुछ तो चैप्टर बच्चे हैं, ये तो हो गया हमारा बल्कि सिलेबस हो गया, पूरा एंटायर सिलेबस हो गया कि ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। इसके अंदर हमको कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको मार्क्स गेन कराते हैं, जो हमको करना जरूरी है, टू डू है और मस्ट डू है। एक तो हम करेंगे, एक ऐसा है जो हमको करना ही करना है, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने, वो मार्क गेन कराता है। ठीक है, पहला इसमें हमारा चैप्टर आता है बच्चों, वो आता है यूनिट। टू डू में मतलब हमको करना ही करना है इसको, क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं। टू डू मतलब बहुत सिंपल होते हैं। हम अगर थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, हम इसे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ये सब सवाल देखते ही चंद सेकंड में लगेंगे। ये सब सवाल 1 से 1 मिनट का सवाल आपको 30 सेकंड में लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हम कराएंगे, प्रैक्टिस शीट देंगे आपको, लाइव सेशन लेंगे, सब कराएंगे। ठीक है, आइए डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे। इकाई और आयाम, क्यों जरूरत पड़ी इकाई की, आयाम की जरूरत क्यों पड़ी, और अभी हम देखेंगे आयाम का खेला। आयाम का हम क्या देखेंगे, प्ले देखेंगे, कैसे आयाम से ही हम बहुत बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं चंद सेकंड। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हम आयाम कंपेयर करके, डायमेंशंस कंपेयर करके हम बता देंगे कि इनमें से 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन राइट है। आयाम का पूरा आयाम से हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देख के हम बता देंगे अगर वो सवाल आयाम से लगने वाला होगा तो। बहुत सारे सवाल, मैक्सिमम सवालों को हम आयाम से ही क्लियर कर देंगे। हाँ, यूनिट किस लिए आया, इसलिए इकाई की जरूरत क्यों पड़ी, वाया बेसिक पढ़ाएंगे, जरूरत क्यों पड़ी, एकदम फील करोगे कि हमको यूनिट की जरूरत ही क्यों है। अगर यूनिट ना होता तो हम कितने निरर्थक होते अपने क्षेत्र में, यूनिट ना होता तो हम फिजिक्स के क्षेत्र में या पूरी दुनिया में हम कितने निरर्थक होते। आज जब हम आसानी से बोल लेते हैं कि जाओ 5 किलो लेके आओ, कोई सामान लेके आओ, 5 किलो संतरे लेके आओ, 5 किलो केले लेके आओ, केले तो दर्जन में आएंगे, ठीक है, दर्जन भी एक यूनिट है। हम कहें 5 किलो आलू लेके आओ, 5 किलो संतरे लेके आओ, ठीक है। अब पूछेंगे सर क्या ये आप वीडियो में सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेच नहीं रहे हैं, जितना इजी बनाया गया है यूनिट के थ्रू हमको जीने के लिए, यही तो हमारी फिजिक्स की
देन है, इसलिए तो हम फिजिक्स से लव करते हैं। वी लव फिजिक्स बिकॉज फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। बार बार हर लेक्चर में यही कहेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जितनी भी चीजें आप अगल बगल देख रहे हैं सब फिजिक्स की देन है, तो फिजिक्स को हमारा सलाम है। अगला आते हैं काइनामेटिक। काइनामेटिक यानी सब उसमें है मोशंस की बात होती है, स्पीड वेलोसिटी में अंतर देखेंगे, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एंड मोशन इन अ प्लेन, इसमें आता है पैराबोला, पैराबोला प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन। क्यों हम ट्रेन में बैठते हैं तो सामने वाला क्या दिखाई देता है, सामने वाला चलता हुआ दिखाई देता है, हमको लगता है कि हम स्थिर हैं, क्यों, रिलेटिव है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे हम, उसमें न्यूटन की रिलेटिविटी की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी से क्या फर्क पड़ता है। आइंस्टीन ने भी रिलेटिविटी को बताया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सर आइजैक न्यूटन ने भी रिलेटिविटी दिया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, वो सब समझेंगे। बड़ी मजेदार चीज है जब हम बताएंगे कि न्यूटन की रिलेटिविटी और सर आइजैक न्यूटन की रिलेटिविटी और सर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस है, आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे मॉडर्न फिजिक्स। ये ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है बच्चों जिसने पूरी दुनिया को ही बदल डाला, और इसकी सबसे बड़ी देन कहीं ना कहीं जाती है सर मैक्स प्लांक को और अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी सब्जेक्ट, इसी टॉपिक के अंदर एक ऐसा टॉपिक आता है जिसको उन्हें नोबेल प्राइज मिला। उनकी जो चीजें थी, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और बस फार्मूला है क्या है, हम वहां जानेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, हम वहां जानेंगे देहली आवृत्ति क्या है, हम वहां जानेंगे कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन क्या है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, आएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर नॉलेज पर्पस और फॉर क्वेश्चंस के लिए भी बहुत जरूरी है। आएंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम कैसे पूछ सकते हैं कार्य, ऊर्जा और क्षमता को, वर्क, पावर और एनर्जी बताएंगे कैसे वर्क, पावर और एनर्जी में कैसे आपस में रिलेशन है। एक सिंपल वे में समझाएंगे कैसे कार्य, ऊर्जा और शक्ति में आपस में कैसे संबंध है जब हम वर्क, पावर, एनर्जी आएंगे। और इससे बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है, और वो बस एक कहने की थ्योरेटिकल रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है, हमको बस फार्मूले में रख के कैलकुलेट करना रहता है। बस फार्मूले को और कॉन्सेप्ट को दिमाग में बना रखेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी क्वेश्चंस आराम से लगेंगे विदाउट प्रॉब्लम। आते हैं रे ऑप्टिक्स, बात की है ना, किरण की परावर्तन, अपवर्तन, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, स्नेल्स लॉ, सब इसी में क्या आते हैं, सब इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है, अगर हिंदी के बच्चे को समझ रहे हैं, इंग्लिश के बच्चे भी हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जानेंगे, ठीक है, स्नेल्स लॉ जानेंगे, सब पढ़ेंगे इसके अंदर। ये रे ऑप्टिक्स, जहां किरणों वाली प्रकाश आ जाए ना, किरण के रूप में, जहां हम प्रकाश को किरण के रूप में माने, वो पूरा ब्रांच रे ऑप्टिक्स हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसी में आएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि ऑप्टिक्स को वेव के रूप में, जहां हमने प्रकाश को वेव मानने शुरू किया, वो हमारा अलग ही ब्रांच होगा, वेव ऑप्टिक्स। वहां हम दूसरी फिनोमेना होंगी, वहां परावर्तन अपवर्तन के बजाय एक और फिनोमेना, दो तीन और फिनोमेना ऐसी होती है जो जुड़ जाती हैं, बताएंगे। अगला आता है सेमीकंडक्टर एनालिसिस, ठीक है, सेमीकंडक्टर के बारे में अभी डिस्कशन किया है। सेमीकंडक्टर क्या है, क्यों उनकी जरूरत क्यों पड़ी, आज सेमीकंडक्टर की देन है कि हम लोग इतने बड़े बड़े कंप्यूटर को, कितने बड़े बड़े में, दो दो तीन तीन कमरे वाले कंप्यूटर को हम अपने टेबल पे रख के पढ़ पा रहे हैं, अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, सब देन किसकी है, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। लॉजिक गेट की बात करेंगे, कैसे ऑपरेट करता है, हम बोलते हैं हेलो, हम बोलते हैं हेलो, कैसे मोबाइल हेलो समझता है, मोबाइल तो हम लोग को ह्यूमन मशीन है नहीं, मोबाइल क्या है, मशीन तो ह्यूमन है कि वो समझेगा हमारी भाषा को, वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, लेकिन कौन करेगा, कोई तो मशीन होगी, कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो सारा काम लॉजिक गेट का है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, ऑक्टेट पढ़ेंगे, सब इसमें डिस्कशन करेंगे। अगला आता है कैपेसिटर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और कैपेसिटर से तो कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति हुई, कहां गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक की, यही होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक की, यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कहीं ना कहीं कैपेसिटर से इलेक्ट्रोडायनेमिक हमारी क्या ओरिजिन हुई, ठीक है, वो बताएंगे कैसे। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, पूछते क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र पूछते हैं,
ठीक है। कैपेसिटेंस पूछते हैं, एनर्जी पूछते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछते हैं, किस लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, कहां हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, हम सब डिस्कशन करेंगे इसके आएंगे। और अल्टरनेटिंग करंट पे, प्रत्यावर्ती धारा पे, रिएक्टेंस पढ़ेंगे, इंडक्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, सब इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे जब अल्टरनेटिव करंट पढ़ाएंगे। तो पीक करंट, आरएमएस करंट, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, वीआरएमएस वैल्यू सब पढ़ेंगे इसके अंदर। अब आता है हाँ जो मस्ट डू वाला चैप्टर है, ऐसा चैप्टर जो हमको करना ही करना है बच्चों, जो हमको नंबर देके जाएगा, वो हमारा है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण। अभी जितने भी चैप्टर है बच्चों वो हमको नंबर देंगे। क्या है? ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैट समझ लो कि भाई और भाई का रिश्ता है, एक दूसरे का अपोजिट है। एक मैसिव पार्टिकल्स के लिए है, हैवी पार्टिकल्स के लिए ग्रेविटेशनल लगता है, और एक छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल, टिनी पार्टिकल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल की जो फोर्स लगता है उसकी बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं। और हैवी पार्टिकल के लिए जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैट जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, बट ये ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब ग्रेविटेशनल आएंगे तो हम बताएंगे क्या ग्रेविटेशनल वेव भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या कौन सा पार्टिकल्स है, इनका कौन ऐसा पार्टिकल जो इस वेव को कैरी करता है, हम सबके बारे में जानेंगे। क्या पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस सरफेस, इलास्टिसिटी प्लस सरफेस टेंशन। इलास्टिसिटी की बात करेंगे, क्यों चींटी पानी के ऊपर तैर सकती है, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। सब सरफेस टेंशन का ही खेल है, सब सरफेस टेंशन की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी की बात करेंगे, हम आगे कैलोरीमेट्री की बात करेंगे, हीट एक्सपेंशन की बात करेंगे। इसमें जब पढ़ाएंगे तो प्रसार की बात करेंगे, क्यों फैलाने पे, क्यों गर्म करने पे चीजें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, सब बात करेंगे। कब कैसा होता है, एक्सपेंशन की बात करेंगे। आते हैं सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, क्या मोशन हो रहा है, एसएचएम क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड कितना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है, कैसे हम रिलेट करते हैं। ऑसिलेशन क्या होता है, जब हम झूला झूलते हैं तो वो किस प्रकार का मोशन होता है। इस सब में पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, इसी के अंदर आएगा। पेंडुलम से तो भर भर के सवाल आते हैं, हम एसएचएम को डिस्कशन करेंगे। अगला जो आता है ऑप्टिक्स, ये आता है वेव मतलब वेव लगेंगे, साउंड वेव, लाइट वेव, जितने वेव आते हैं हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। खासकर इसमें डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे। कभी कभी जब गाड़ी प्रचार वाला गाड़ी तुम लोग के गांव में आता है फिर शहर में आता है तो तुम लोगों से दूर जाता है, उसकी आवाज तुमको धीमी होती सुनाई देती है, पास आता से लगता है कि बहुत तेज बोला। ऐसा क्यों? सब डॉपलर इफेक्ट की वजह से है। और श्रोता यानी कि ऑब्जर्वर और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उसकी वजह से क्या फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आती है, सब इसके वजह से पढ़ेंगे वेव में। अब आता है ऑप्टिक्स, वो भी कौन सा पार्ट, वेव का पार्ट। जहां हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं, लाइट इज अ वेव, जब लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं तो डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन याद रखना, डाइफ्रैक्शन मेरा आंसर इसी से जुड़ा हुआ है। डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और हमारी पोलराइजेशन की चीजें यहां से डिफाइन होंगी, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूछता है। मैग्नेटिज्म की बात अभी भी किए हैं, ठीक है। चुंबकों के बीच का बल देखेंगे, तब चुंबक की वजह से क्या हमारा आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, सब बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, पूरी इलेक्ट्रिक की दुनिया होगी, इलेक्ट्रॉन की दुनिया होगी, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट, ये सब डिस्कशन किए हैं। ये मस्ट डू चैप्टर है बेटा, क्योंकि इनसे 3-4 क्वेश्चन हर बार हर साल हमेशा आते हैं, तो इनको तो हमको पढ़ के जाना ही जाना है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नंबर कहीं ना कहीं कम आ जाएगा, छूट जाएंगे। और करना क्या है, हमको थ्योरी पे काम करना है, थ्योरी को रटना नहीं है, थ्योरी को दिमाग में बनाना है, जस्ट रियलाइज करना है, जस्ट मेमोराइज करना है। कि अगर हम बताते हैं बेटा ये थ्योरी होती है, अगर जिंदगी में कभी भी बूढ़े भी हो जाओ, अगर वो फिनोमेना देख रहे हो अपनी जिंदगी में, तो याद है कि फिजिक्स का ये मोशन यहाँ, फिजिक्स का ये लॉ यहाँ लग रहा है, ठीक है। अगर बाइक पे बैठे हो, कोई बाइक वाला ब्रेक मारा, तुम्हारा पूरा मोशन आगे की तरफ हो गया, तुमको समझ में आना चाहिए यहाँ कौन सा ऐसा नियम है जो लग रहा है। सोचना, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो में कमेंट करके बताना। ब्रेक लगने पे क्यों हम आगे जाते हैं, और गाड़ी स्टार्ट होने पे क्यों हम पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। ये सब ये सब बहुत फिजिक्स की देन है जो हम समझ पाते हैं, बहुत आसान कर देता है। लेकिन अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं, फिजिक्स का बेस मिस कर रहे हैं बच्चों, फिजिक्स का नींव मिस कर रहे हैं। क्यों? हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा ओरिजिन है मैथमेटिक्स। फिजिक्स की जो भाषा है, फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। अगर हम अपनी थ्योरी इजाद करते हैं,
थ्योरी फाइंड आउट करते हैं, किसी चीज को एनालाइज करके हमने थ्योरी दे दिया, पर उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मैथमेटिकल दिखाना पड़ेगा, तभी हमारी थ्योरी जाके सही होगी। इसीलिए हमने इसको ऊपर लिखा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारा बेस है, वो है MMP, मैथमेटिकल फिजिक्स। वेक्टर बच्चों पूरा खेल आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में और मैग्नेटिज्म में, और हमारा कहां चला गया, हमारा ग्रेविटेशनल में। पूरा अगर वेक्टर को अच्छे से नहीं समझा तो पूरे फिजिक्स में ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर को छोड़ के पूरे प्रॉब्लम में ये पूरे फिजिक्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे पहला काम MMP, मैथमेटिकल फिजिक्स, जितने भी फार्मूला आएंगे फिजिक्स में, जितने हमको यूज करने हम सब जानेंगे, ताकि बाद में, क्योंकि हमारे बायोलॉजी के बच्चे होंगे जो मैथ नहीं पढ़े होंगे, उनका थोड़ा मैथ वाला पोर्शन वीक होगा। हम कोशिश करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको भी मैथ समझ में आए, खासकर फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स में भी होते हैं। हम पढ़ाएंगे वेक्टर, सदिश, अदिश, उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अगला आता है लॉ ऑफ मोशन। ये इसलिए ऐड कर दिए बच्चों क्योंकि ये हमको शर्मिंदा महसूस कराता है। लॉ ऑफ मोशन, खासकर न्यूटन के लॉ। अगर सर आइजैक न्यूटन के लॉ अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाए, कोई दैनिक जीवन में पूछ दिया ये घटना बताओ, एक्शन रिएक्शन लॉ बताओ, एक्शन रिएक्शन का नियम बताओ, हम लोग नहीं बता पाएंगे तो कहेगा जब तुमको न्यूटन का ही नियम नहीं पता है तो तुम क्या फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बताएंगे तो उसमें बताएंगे कितने 3-4 ऐसे साइंटिस्ट, हालांकि बहुत ऐसे फिजिसिस्ट थे जिनका योगदान पूरे फिजिक्स में सराहनीय है, बट 3-4 ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे फिजिसिस्ट थे जिनका योगदान पूरा फिजिक्स भूल नहीं सकता है। और वो हम बताएंगे उसे कौन से रिवोल्यूशन ईयर्स आए हैं फिजिक्स में जो पूरे फिजिक्स के क्षेत्र को बदल के रख दिए हैं। ठीक है, अभी भी प्रयास चल ही रहे हैं, अभी भी हम कुछ भी नहीं जानते। समझ लो कि अभी हम 5% ही जान पाए हैं, 95% अभी भी डार्क है। अभी बात सुना होगा आप लोगों ने डार्क एनर्जी की, क्या होगा कभी अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे डार्क एनर्जी क्या होता है। एक्चुअली ये एक्चुअली में डार्क एनर्जी होती है या डार्क हम किस लिए बोलते हैं, इसके लिए बात करेंगे। और जो हमको थोड़ा कम फोकस करना है, थोड़े 1 नंबर के आते हैं, पढ़ना भी है, कम फोकस करके पढ़ना है। हालांकि ये IIT जेई एडवांस इस लेवल थे, इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग को हिला देते हैं, एकदम सिस्टम हिला देते हैं दिमाग के। लेकिन हमारे BHU वाले में से कम ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये दिमाग को करप्ट करने वाला टॉपिक है, तो हमको पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे इन लास्ट में। ठीक है, अगर कोशिश करें टाइम में पहले ही पढ़ा देंगे तो बाद में पढ़ेंगे। क्या है, रोटेशन, घूर्णन एंड सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति एंड EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और एक चैप्टर है एक्सरे प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरे से और न्यूक्लियर फिजिक्स। एक्सरे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक हम बता देंगे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वो वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो तुम्हारा फार्मूला ही रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये था इंटायर, हमारा क्या था पूरा सिलेबस डिस्कशन था बच्चों। कहां से, इससे तकरीबन 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और जो ये लिखा है ना उसको उसमें तकरीबन 1 क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस था। हाँ, अब ये था पूरा फिजिक्स का सिलेबस, और ये सब हम पढ़ाएंगे आपको DNS एजुकेयर ऐप। आप क्या कर सकते हैं, कैसे DNS एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको बार वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप लोग उसको बढ़िया से देखिए, बाकायदा देखिए कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे। अभी मैं कुछ वीडियोस, मैं और सारे वीडियोस इस पे पढ़ाऊंगा, आप एनालाइज करिए और देखिए पढ़ाने का तरीका देखिए। अगर आप पढ़ाने के तरीके से सेटिस्फाई होते हैं तो आप जाइए कोर्स को परचेस कीजिए, और उसमें हम आप लोग को पूरे सिलेबस डिस्कशन के साथ और पूरा आप लोग को प्रैक्टिस कराते हुए पूरा साथ आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं, कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा कि सर आपने पूरा डिस्कशन कर लिया और वो जो आपने पूछा था उसका आपने हमको आंसर नहीं पता। तो वो जो पिता और पुत्र की जोड़ी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। एक नाम है सर जे टॉमसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और उनके पुत्र का नाम था GP टॉमसन। जी हाँ बच्चों, जे टॉमसन, उनके पुत्र का नाम था GP टॉमसन। क्यों खोज किया गया, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन, सर जे टॉमसन ने, तो उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर ली थी जिसका बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन।
उस समय जब उन्होंने खोज की थी तो उसका नाम दिया गया था कैथोड रे, यानी कि बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोला गया कैथोड रे। बाद में इसी को जाकर उन्होंने बोला गया ये जो बंच ऑफ रे कैथोड रे वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने खोज किया इलेक्ट्रॉन का एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल सन 1897 में वाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बात तो ठीक थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, सब एटॉमिक पार्टिकल खोज की, चूंकि बता दिया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर हमारा एटम से बना है। तो पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सर जेवियर थॉमसन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। बात आई उसके 30 साल बाद जब डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि मैटर अपने साथ साथ वेव भी एसोसिएट करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा ये चीज क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं जितने भी मैटर पार्टिकल हैं उनका भी एक वेव करेक्टर है। सारे वैज्ञानिक, सारे फिजिसिस्ट जुड़ गए इसी चीज को कि इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूफ कर देंगे। लेकिन सफलता हासिल हुई किसको? डेविडसन और जर्मर, और उसी समय उसी ईयर में उनके बेटे जीपी थॉमसन को। क्योंकि जीपी थॉमसन और डेविडसन जर्मर दोनों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर जीपी थॉमसन और डेविड जर्मर ने प्रूफ किया था, इसलिए दोनों को साझा करके उनको नोबेल प्राइज दिया गया है ना मजेदार, साझा करके। और उनके पिता ने सर जे थॉमसन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। लेकिन 1937 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया जीपी थॉमसन को और उनके साथ डेविडसन जर्मर को, जिन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और यह फाउंड किया कि इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्ट करता है जब निकेल का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो है ना मजेदार। इससे भी बड़े और मजेदार कुछ पिता और पुत्र की जोड़ी है जो फिजिक्स के क्षेत्र में दोनों लोगों ने नोबेल प्राइज पाया है। सबसे मजेदार ये कहानी थी, और भी कुछ मजेदार कहानी है जब अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे। और अगले वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि ओरिजिन ऑफ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे ओरिजिन हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, नीड क्यों हुई। अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे अपना एमएमपी मैथमेटिकल फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगा प्यार, दुलार, आशीर्वाद यानी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस अगर आपको वीडियो के देखने के दौरान ही आ गए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन चीटिंग करके नहीं। ये नहीं कि लास्ट तक वीडियो देख के फिर आप कमेंट में करिए। अगर उसी समय दिमाग में आया तो आप बताइए, अगर आपका आंसर आएगा तो हम देख के खुशी होंगे कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तब ये आप लोग पूरा इंटायर सिलेबस नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्या होगी, हम लोग इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को लिंक में डलवा देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और रही बात, मैं खुद आप लोग को इस चैनल पे यानी डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, फिजिक्स को फील कराऊंगा, फिजिक्स को आपके आंखों के सामने सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। रही बात आज की, ये रहा आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय।